आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताने जा रहे हैं। तो पहले हम आपको समझाएंगे, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम जो समझा रहे हैं नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इन नोट्सों में जो भी प्रश्न और उत्तर हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और स्कूल में आकर के आपको चेक भी करवाने हैं, ठीक है। तो जो देखो आपका पहला प्रश्न है और कम समय में हम आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो, संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? क्या होता है संरचनात्मक परिवर्तन? तो परिवर्तन माना होता है बदलना, परिवर्तन माने बदलना। यहाँ जब हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाज की संरचना में परिवर्तन वाली बात हो रही होगी, समाज की संरचना में परिवर्तन की बात हो रही होगी। तो संरचनात्मक परिवर्तन से आशा है समाज की संरचना में परिवर्तन आना। संरचनात्मक परिवर्तन से आशा है समाज की संरचना में परिवर्तन आना, अर्थात जब समाज में चल रही संस्थाओं में अथवा उनके नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, समाज की संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और समाज में जो संस्थाएं चल रही होती हैं उनमें अथवा उनके नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले वर्ग 3 की जो भर्ती होती थी, टीचर बनते थे, तो पहले वर्ग 3 की भर्ती पहले जनपद पंचायत, जिला पंचायत संस्थाएं करती थी। अब वो संस्थाएं भर्ती नहीं करती हैं, अब स्कूल शिक्षा विभाग टीचरों की भर्ती करता है, ठीक है। अब और क्या था, देखो पहले वर्ग 3 की भर्ती के लिए डीएड मान्य होती थी, लेकिन इससे बड़ी डिग्री होती है बीएड की, ठीक है। तो बीएड वालों ने मांग की कि वर्ग 3 की भर्ती में हमें भी मौका दे दिया जाए। तो अब देखो ऐसा नियम बना दिया गया कि अगर डीएड वाले अभ्यर्थी नहीं मिले तो फिर बीएड वाले टीचर भी बन सकते हैं वर्ग 3 में। तो संस्था में भी परिवर्तन हो गया और संस्था के जो नियम थे उनमें भी परिवर्तन हो गया। इसी तरह समाज की संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं और मतलब यह है कि समाज में चल रही संस्थाओं में अथवा उनके नियमों में परिवर्तन आने लगते हैं तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये सरल था आपका उत्तर, ठीक है। अब दूसरा उत्तर क्या है वो अपन देखते हैं। निवेश किसे कहते हैं? निवेश किसे कहते हैं? निवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो निवेश को आप कैसे समझोगे? निवेश माना होता है पैसे इन्वेस्ट करना, इसका अंग्रेजी शब्द है इन्वेस्ट। जैसे कि आपने किसी कंपनी में रुपए लगा दिए और हो सकता है कि कल वो 500 के 1000 हो जाएं, 1 लाख के 2 लाख हो जाएं, कई बार हो जाता है। शेयर मार्केट सुना है आपने? तो शेयर मार्केट में ऐसा होता है, कई व्यक्ति एक दिन में 2-2 लाख तो 10 लाख रुपए कमा लेते हैं और कई लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं। तो शेयर मार्केट होता है। तो मतलब पैसे लगाने की प्रक्रिया है निवेश, पैसे लगाने की प्रक्रिया निवेश कहलाती है। और पैसे लगाते क्यों? लाभ कमाने के लिए, सीधी सी बात है। तो अब इसकी परिभाषा जो कैसे लिखेंगे, तो महान निवेशक वॉरेन बफेट के अनुसार, महान निवेशक वॉरेन बफेट, महान निवेशक क्यों कहलाए? क्योंकि इनका विदेशों में कई जगह पैसा लगा, इनकी कई सारी कंपनियां हैं। तो महान निवेशक वॉरेन बफेट के अनुसार भविष्य में और अधिक धन कमाने के लिए, भविष्य में और अधिक धन कमाने के लिए पैसे लगाने की प्रक्रिया निवेश कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। तो कहीं भी आप कंपनी खोल सकते हैं, पहले पैसे लगेंगे फिर पैसे कमाओगे आप, ठीक है। अब इसी से जो मिलता जुलता प्रश्न है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद माने निवेश कर दिया। अगर निवेश बड़े पैमाने पर हो, अगर निवेश बड़े पैमाने पर हो और वो कॉलोनियां, जैसे आपने शहर में सुना होगा कॉलोनी, ठीक, COLONY, कॉलोनी,
तो अक्सर में हुआ क्या था, सन 1600 ईस्वी के समय अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो ये भारत आए और उस समय दिल्ली के शासक थे जहांगीर, तो उन्होंने कंपनी स्थापित करने की अनुमति मांगी, तो पहले नहीं मिली उनको। वो दोबारा आए तो उनको अनुमति मिल गई, तो उन्होंने फिर वहाँ पर सूरत में कंपनी खोली। सूरत में बहुत यात्री आए, अपने यहाँ बहुत यात्री आए, बहुतों की कंपनियाँ बनी। पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसी आए, स्वीडिश आए। सोचो, गोवा तो अपना अभी आज़ाद हुआ है, 1962 के लगभग आज़ाद हुआ है। सोचो, जब तक वहाँ पुर्तगाली ही राज्य कर रहे थे। तो क्या होता है, शुरू में कंपनियां आती हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से कंपनियां आती हैं और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में कंपनियां वहां जाती हैं लाभ कमाने के लिए, और वहां पैसे निवेश कर देती हैं और वहां कॉलोनी स्थापित करती हैं। उपनिवेश स्थापित करती हैं, मतलब कॉलोनी स्थापित करती हैं, इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश करना उपनिवेशवाद कहलाता है। पुनः एक बार फिर देखते हैं, जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर लाभ कमाने की लालसा में पैसे निवेश कर, उपनिवेश माने कॉलोनी स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद कहलाता है। इससे बहुत हानियां हुई। अगर उनको अनुमति नहीं मिलती तो वो अपने देश में इतने वर्षों तक राज्य कैसे करते। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य कर लिया। जो पहले वो व्यापारी बन करके आए थे, उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियां स्थापित की, पूरे देश पर राज्य करने लगे। ठीक है, तो लालची भी नहीं होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने, राजा ने सोचा होगा कि चलो भी कंपनी आ रही हैं, हमको सैलो धन दे रही हैं, चलो उनको आज्ञा दे दो। फिर देखो क्या होगा, आप ही जानते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के कारण और क्या होगा, फैक्ट्रियां उस समय लगने लगी, तो दो तरह के परिवर्तन हुए उस समय 2 तरह के परिवर्तन हुए। क्या हुआ, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे, अब देखो उनकी जो लागत थी, जब ऐसी मानो जो अखबार है, अखबार आपको अभी माना कि 3 रुपए का पड़ता है, अगर एक अखबार छपवाओ आप तो 3000 का पड़ेगा। तुम कहो कि हम तो सिर्फ एक अखबार छपवा रहे हैं, 3000 का पड़ेगा एक अखबार। लेकिन वो जब ज़्यादा छपते हैं तो उनका जो पैसा का जो मार्जिन है वो कम होकर के 3 रुपए में बिक जाता है। तो अपने यहाँ पहले क्या था, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, तो वो बंद हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के रहने लगे, उसे बोलते हैं पलायन करने लगे, जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो उसे प्रवासन बोला गया। प्रवासन एक शब्द होता है अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब होता है एक देश के लोग दूसरे देश में रहने लगे, उन्हें अप्रवासी बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया के लोग अगर अमेरिका रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो उन्हें अपन NRI बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अप्रवासी। लेकिन देश में ही रहें तो वो प्रवासी भारतीय कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं प्रवासन किसे कहते हैं। ठीक है, जब लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, माने पलायन करने लगते हैं, जैसे गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, इसे प्रवासन कहते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में उच्चता आती है, क्योंकि पैसा आएगा तो अच्छे से वो रहन सहन रहेगा उनका, सीधी सी बात है। और दूसरा प्रश्न क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं। उपनिवेश के समय भारत के किन परंपरागत उद्योगों का पतन हो गया था। पतन माने होता है नष्ट होना। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन काल में भारत के परंपरागत लघु तथा कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। औपनिवेशिक शासन काल में भारत के लघु तथा परंपरागत उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। रेशम तथा कपास उद्योग मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण पिछड़ता चला गया था।
जो रेशम का कपास का अपने यहाँ उद्योग था, मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण, मतलब जो ऐसे भारत का मैनचेस्टर कौन है, शहर है, अहमदाबाद है, जीके का प्रश्न है। तो अमेरिका का जो मैनचेस्टर शहर है वहाँ बहुत विशाल उद्योग लगे थे, तो वहाँ भी रेशम और कपास के कपड़े बनते थे और वस्तुएं बनती थी। तो जो अपना जो रेशम तथा कपास का उत्पादन था वो भी मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण पिछड़ता चला गया था। इसके अलावा भारत के जो हथकरघा उद्योग थे वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जो छोटे छोटे उद्योग थे जिन्हें अपने हाथों से चलाते थे पूरी तरह से वो तो नष्ट हो गए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके उत्तर थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए हैं। वीडियो आप एक बार देखें, दो बार देखें, समझें, याद करें और कॉपी में लिख करके हमें दिखाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।